आज मैं आपको हीट मेजरमेंट के लिए कुछ टॉपिक्स बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने टेम्परेचर और उसके मेजरमेंट को देखा, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल का चर्चा किया था और उसके मेजरमेंट के लिए क्या प्रोसेस है उनका चर्चा किया गया था। वैसे टेम्परेचर मेजरमेंट कोई विशेष इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो था नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान देना होता है कि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपसे प्रायः पूछे जाते हैं। जैसे हमने स्केल पर लिखा था तो उसकी एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए लिखा है TC, तो टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल या अननोन टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल, माइनस यहाँ पर 0, तो ये टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल प्रेशर, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस रखा गया था। और इसी तरह से आपको यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस -0 रखा गया था। और भी स्केल आपको दिए थे, जैसे फ़ारेनहाइट स्केल तो आपने 32 फ्रीजिंग पॉइंट और 212 -32, इस तरह से आपने बहुत सारे स्केल इसको देखा था, जिसमें केल्विन भी डिस्कशन में था। 273/373 -273, या आपको रेमर भी बताया गया था और रेंकिन भी बताया गया था। तो रेमर स्केल पर आपको यहाँ पर 0, 80 -0, या रैंकिन स्केल पर यहाँ पर 492, 672 -492, इसमें डिफरेंस देख लीजिएगा, 180 का होना चाहिए। तो इस तरह से आप जब लिखते हैं तो आपसे कहता है कि किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल एक समान व्यवहार करेंगे। तो आप इन दोनों को इक्वल करते हैं, तो यहाँ पर कोई एक अननोन टेम्परेचर इक्वल आप ले लेते हैं। जैसे दोनों में आपने कहा है ये इक्वल व्यवहार करते हैं, तो इसको आप सॉल्व करके T का कोई मान ज्ञात कर लेते हैं। वैसे तो सब लोग रटे होते हैं कि ये कितना आता है, शायद -40। तो इस तरह से आप कोई वैल्यू यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे ये लिखा है और इसका, तो फ़ारेनहाइट स्केल जिसमें ये 180 आपने लिखा है। इसी तरह से रैंकिन स्केल 492/180, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर कोई मेजरमेंट करना है तो रैंकिन स्केल पर 492 + 32, तो ये डिफरेंस रख कर आप इसमें डिफाइन कर लेते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो इनमें आपस में कन्वर्जन आप ध्यान देंगे तो ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पर जो प्रॉब्लम्स होंगे उनके डिफरेंस को भी पूछता है, तो आप डायरेक्ट डिफरेंस ले सकते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम डायरेक्ट डिफरेंस पर ही करता है, इसका डिफरेंस इसके डिफरेंस पर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप रख कर सॉल्व कर लेते हैं। इनके अलावा आपको ये भी बताया गया था थर्मल कोएफिशिएंट वगैरह कैसे ज्ञात किए जाते हैं। जैसे जब आप यूज कर रहे थे प्लेटिनम थर्मामीटर, तो इसमें RT, R0, 1 + अल्फा डेल्टा T ये रीड किया जाता है, इस पर रखा जाता है। इसमें आपसे कहता है कि प्रसार गुणांक ज्ञात करिए, तो आप ये मान रख कर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे RT - R0/R0, यहाँ से डेल्टा T, अल्फा की कोई वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग रेजिस्टेंस में भी अगर कहता है तो आप तुलना करके उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अल्फा R2 - R1/R1T2 - R2T1, इसको आप जो है रख कर सॉल्व कर लीजिएगा। इसका कोई पार्ट जो हो सकता है, जैसे R2T1 - R1T1, ये वैल्यू जो है पॉजिटिव नेगेटिव आप रख कर देख सकते हैं किस में आता है। जैसे R2 = R0, 1 + अल्फा T2, ऐसे लीजिएगा। R1 R0, 1 + अल्फा T1, इसमें से इसको माइनस करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे R2 - R1, तो आप इनकी वैल्यू कोई रख दीजिएगा। R0 यहाँ से देखिए
आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा T2, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से अब ये माइनस किया जा रहा है, आर नॉट माइनस आर नॉट अल्फा T1। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया आपने, इस तरह का कोई मान माइनस करते वक्त दोनों को ट्रांसफ़र कर लिया, इनको सॉल्व कर लिया, कोई रिजल्ट प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो यहाँ से भी अल्फा का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो R2 माइनस R1 करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और इसमें R0 कॉमन भी होगा। अल्फा अगर ज्ञात करना होगा तो अल्फा यहाँ पर देखिए R0 T2 R0 T2, हालांकि इसमें R0 भी कॉमन है तो पार्ट वहीं आ जाएगा जो ऊपर वाला लिखा है, डायरेक्ट यहाँ पर रिटर्न किया गया वो मान आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे, जैसे इसको हमने प्राप्त किया इसमें आ गया, और इसी को डिवाइड करके आप करेंगे जैसे R2 बाई R1, तो ये R0 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा T2 1 प्लस अल्फा T1, और इसमें ट्रांसफ़र करके आप कोई और मान प्राप्त कर सकते हैं, R2 अल्फा T1 R1 प्लस R1 अल्फा, इस तरह से मान आप रख कर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है R1 अल्फा T2 ये मान रख कर ज्ञात कर सकते हैं। इसमें से जब ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ से जो है R2 माइनस R1, इसको उधर ट्रांसफ़र करके R1 अल्फा T2 प्लस R2 अल्फा T1, अल्फा रख कर आप कॉमन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह के मान जो है आपको आसानी से प्राप्त हो जाता है। यहाँ देखिए R1 T2 प्लस R2 T1। यहाँ पर जो ट्रांसफ़र करते समय ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये मान आपने यहाँ पर जो लिखा है मल्टीप्लाई करते समय R2 प्लस R2 अल्फा T1 R1, तो ये प्लस है तो उधर ये माइनस हो जाएगा, इसमें रख कर आप जो वैल्यू है इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इन पर जो प्रॉब्लम होंगे उनमें मात्रक सही दिया जाता है, जैसे इसका मात्रक 1/डिग्री रख कर ज्ञात कर लिया जाता है, तो इनकी मात्रक को भी आप रख कर ज्ञात कर सकते हैं। ताप प्रसार गुणांक की वैल्यू, इनके ग्राफ भी खींचे गए हैं, ग्राफ को भी आपने याद किया होगा, और अलग अलग मान भी आपको दिए गए थे। तापयुग्म तापमापी भी आपको दिया गया था, तापयुग्म तापमापी। तो तापयुग्म तापमापी में आपने देखा थर्मल ईएमएफ की कोई वैल्यू ली गई थी, AT प्लस BT स्क्वायर, ये मान दिया गया था। तो इस तरह से जब आप इसको रीड करते हैं E = AT प्लस BT स्क्वायर, तो इस पर फिर ग्राफ पर संबंधित प्रॉब्लम आपसे पूछे जाते हैं। तो इनके प्रॉब्लम जब आपसे पूछे जाते हैं तो यहाँ पर जैसे E/dt, जैसे ये टेम्परेचर है, यहाँ पर टाइम का कोई कंफ्यूजन हो तो आप थीटा याद रखिएगा, या इसको कैपिटल T कर दे रहे हैं जिससे कि कोई प्रॉब्लम आपको इस तरह की ना हो। जैसे यहाँ पर dt, तो A + 2B × T, इस तरह के मान रखकर आप देख सकते हैं। इसको सीवेक कोफिशिएंट कहा गया था। सीवेक कोफिशिएंट को आप डिफाइन करने के लिए A + 2B × T, अर्थात S और T में कोई ग्राफ खींचिए तो ये कोई कांस्टेंट हो जाएगा और T के अनुसार ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं y = mx + c। इसको ऑर्डर हम चेंज कर दें तो y = mx + c, तो आप इसको भी चेंज करके देख सकते हैं 2bt + a, तो यहाँ से आपको एक रिलेशन प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह के जो मान आपको प्राप्त होंगे ये लिखा हुआ है, नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पर ये नोट किया गया है। या इसका कोई ग्राफ कहा जाए कि इस पर कोई आधारित ग्राफ आप खींचिए तो ये ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से
ये टी को आप डिग्री सेल्सियस में कर दीजिए, DE/dt। सीबेक कोफिशिएंट या इसको आप कर सकते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक पावर भी नाम दिया जाता है। तो थर्मो इलेक्ट्रिक पावर को लेकर और इसको लेकर कोई ग्राफ आप खींच सकते हैं। यहाँ पर कहा गया था न्यूट्रल टेम्परेचर, अगर आपको याद हो तो इस तरह से भी ग्राफ खींचकर न्यूट्रल टेम्परेचर दिखाया गया था। वैसे जिस पॉइंट पर एस की वैल्यू आप 0 रखेंगे, जैसे इसको आप 0 कर रहे होंगे तो उस पर इसको न्यूट्रल टेम्परेचर भी लेकर दिखाया जाता है, और यहाँ पर न्यूट्रल टेम्परेचर का मान -A/2 भी आप लिख देते हैं। वैसे इस तरह के ग्राफ आपको यहाँ से भी खींचकर ऐसे दिखाया जाता है, और ये कहा जाता है कि न्यूट्रल टेम्परेचर है और DE/dt ये ऋणात्मक मान यहाँ पर शो करने के लिए ये मान दिखाया जाता है। यहाँ पर कोई ताप आप लिख सकते हैं, मान लीजिए T1 है जो कोई मेजरमेंट होगा, निगेटिव में शो किया गया है। तो इस तरह के जो मान दिए गए हैं उनके प्रॉब्लम्स आप देखिए, सॉल्व करिए। बहुत कम इस तरह से मान आते हैं, फिर इस चैप्टर्स को रीड तो करना ही चाहिए। तो सीबेक इफेक्ट में बेसिक कंसेप्ट बताया गया था कि जब दो विभिन्न चालकों को आपस में संयुक्त अवस्था में रखकर और उनके ताप को अलग अलग रखा जाता है तो ताप में अंतर के कारण विद्युत बाष्प उत्पन्न हो जाता है और बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आपको ये बताया गया था कि उत्पन्न विद्युत धारा जो ताप के प्रभाव से उत्पन्न हो रही है उसकी दिशा जो है सीबेक ने सीरीज बताया था, जिसे सीबेक सीरीज कहते हैं, और सीबेक सीरीज को रिवर्सिबल भी बताया गया था। ये मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है कि जूल इफेक्ट को तो रिवर्सिबल नहीं कहा जाता है, लेकिन पेल्टियर और सीबेक इफेक्ट को रिवर्सिबल कहा गया है। रिवर्सिबिलिटी का सेंस यहाँ पर ये बताया गया था कि जो कोल्ड और हार्ड जंक्शन आप मेंशन करते हैं उसके जंक्शन पॉइंट आप रिवर्स कहीं भी दिखा सकते हैं। जैसे हम ये मान लेते हैं कि इस तरह का कोई हमने एक डिजाइन ड्रा कर दिया, आपने कहा ये कॉपर है और इस साइड आपने ले लिया इसका कोई आयरन पार्ट आपने शो कर दिया, और इधर आपने कहा ये हार्ड जंक्शन है, इधर कहा गया कोल्ड। तो इस तरह से ये जंक्शन रिवर्स भी हो सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। और पेल्टियर में भी ये बात एक्सेप्ट किया गया था कि अगर आप यहाँ पर करंट का जो डायरेक्शन ले रहे हैं उसको रिवर्स करते हैं तो ये टर्मिनल भी रिवर्स हो सकते हैं। जैसे हमने इसको रिवर्स कर दिया तो इधर हॉट और इधर कोल्ड हो जाएगा, और इसका रिवर्स कर दिया तो इधर हॉट और इधर कोल्ड हो जाएगा। तो ये शो किया गया कि जो कोल्ड है वो हॉट हो सकता है और जो हॉट है वो कोल्ड टर्मिनल बन सकता है। इसको रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। जहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है वहाँ रिलीज भी हो सकता है, जहाँ रिलीज हो रहा है वहाँ पर एब्जॉर्ब भी हो सकता है। तो ये तो आपने देखा था, लेकिन कुछ पॉइंट आपको ध्यान देना होता है। जैसे आपने मेजर किया था न्यूट्रल टेम्परेचर, तो वहाँ पर हेल्प किया गया था इनिशियल और टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन का आप करके आपको याद दिलाया गया था। लेकिन ये कहा जाता है कि न्यूट्रल टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन पर डिपेंड करता है, लेकिन इनिशियल टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अर्थात सीबेक इफेक्ट में जो इनिशियल टेम्परेचर वो फिक्स वैल्यू है, अगर आपको 0 बताया गया है तो वो 0 याद रखना होगा, जबकि हाई टेम्परेचर वेरिएबल होता है। और ये भी बताया गया उदासीन ताप पर जो है थर्मल ईएमएफ का टेम्परेचर ग्रेडियंट लिया जाए तो उसका मान 0 या ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम प्राप्त होता है। तो ऐसे टॉपिक आप जो है इनको देखते रहें, याद करते रहें, और इनके रेंज वगैरह कभी कभी आ जाते हैं तो वो मेटल कम्बिनेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये -200, 600, 300, 1200, 1600 ये डिपेंड करता है कि किस तरह का आप कम्बिनेशन लिए हैं। या आप हाईएस्ट सीरीज बना लीजिए, तो सीरीज में तो 3000, 4000 भी आप ले सकते हैं। टंगस्टन है और इसके साथ साथ आप लिथियम इरोडियम का कोई पार्ट ले लीजिए टंगस्टन के साथ, तो 3000 या उससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन जब आप प्लेटिनम और
प्लेटिनम इरोडियम वगैरह लेकर बनाते हैं तो 0 से 1600 के आसपास आप बताते हैं। बाकी कापर आयरन है 600 के लगभग ले लेते हैं। तो टेम्परेचर वेरिएशन जो है उस कपल सीरीज पर डिपेंड करता है कि आप किसको लेकर बना रहे हैं। तो इनमें से कोई रेंज पर विशेष प्रॉब्लम तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर आता भी है तो आप अलग अलग कपल के हिसाब से ये लिखते हैं। फिर भी ये कंप्लीट नहीं है, बुकों में तो देता है, लेकिन सीरीज द्वारा इसको हम 3000 4000 टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि टंगस्टन को लेकर और किसी और प्लेटिनम इरोडियम टंगस्टन इस तरह के टेम्परेचर 3000 से ऊपर चले जाते हैं। तो इनका रेंज पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है कि ये याद करना कठिन हो जाता है, क्योंकि सबके कम्बिनेशन के रेंज अलग अलग हैं। थर्मो ईएमएफ का जो मेजरमेंट प्रोसेस था उसके ग्राफ को भी हमने खींच कर दिखाया था, पैराबोलिक कर्व आपको बताया भी गया था। लेकिन कभी कभी इस तरह के भी मान आपसे पूछे जाते हैं, जिसको ध्यान देना चाहिए। यूजेज बेसिस ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगता है। चर्चा होता है कि आप इसका यूज बताइए। तो जैसे आपको हमने याद दिलाया था सीबेक कोफिशिएंट, पेल्टियर कोफिशिएंट, थॉम्सन कोफिशिएंट, तो इनको भी ध्यान दीजिएगा। DE/DT इसमें जो यूज किया गया था, चाहे H लिखे या कोई सिंपल और भी हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको एक तरह से हीट एनर्जी और चार्ज को अगर हम वर्क से तुलना करें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को भी शो कर सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा है dV = dW/dQ। वर्क जूल में है, अगर हीट को भी जूल में ले लिया जाए तो एक तरह से पेल्टियर कोफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस को शो करता है बिटवीन एनी टू जंक्शन प्रोड्यूसेड बाय करंट इफेक्ट एट टू डिफरेंट एंड ऑफ डिफरेंट मेटल्स। तो जो आप डिफरेंट मेटल्स लेते हैं उनके इन पॉइंट के मध्य जो करंट फ्लो करते हैं उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, उसको भी ये मेजर करता है। जब इसको आप यूनिट चार्ज ले लीजिए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्ट यूनिट वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल वगैरह तो आपसे नहीं पूछेगा कि जो अलग अलग मेटल लिए जाते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होती है, और जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंतर्गत, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होने लगते हैं। इस तरह से एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाता है, दूसरा नेगेटिव। जहाँ से इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन आगे चला जाता है हाई से लो की ओर, वहाँ पर पॉजिटिव, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है वहाँ पर नेगेटिव। तो ये सब टॉपिक तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी इनके रिलेशन अगर आप याद कर लें, जैसे पाई = TS, पेल्टियर इफेक्ट और थॉम्सन को ये सीबेक कोफिशिएंट, तो अक्सर इन पर कोई प्रॉब्लम आपको दिया जा सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि कहा जाता है कि पेल्टियर इफेक्ट इज द रिवर्सिबिलिटी इफेक्ट ऑफ द सीबेक प्रिंसिपल। तो इसमें रिवर्सिबिलिटी इफेक्ट ऑफ द सीबेक प्रिंसिपल में ये समझाया गया कि हम सीबेक के एक्सपेरिमेंट में जो सिस्टम को कह रहे थे कि वो हीट एनर्जी केवल रिलीज करता है, उसी सिस्टम में उसी पॉइंट पर हम हीट को एब्जॉर्ब भी करा सकते हैं। अर्थात हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व, या कह सकते हैं हीट एनर्जी आइदर एब्जॉर्ब और रिलीज एट एनी जंक्शन, इट्स डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये पेल्टियर में समझाया गया था। तो पेल्टियर इफेक्ट इज द रिवर्सिबिलिटी इफेक्ट ऑफ सीबेक। तो इसमें हम सीबेक सीरीज का रिवर्सिबिलिटी इफेक्ट भी शो करते हैं। बाकी रिलेशन रखकर आप इनको पूरा कर लेते हैं। रिवर्सिबिलिटी के आधार पर साइन भी ले लिया जाता है। थॉम्सन कोफिशिएंट की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पर भी ये चर्चा होता है, और ये बताया जाता है कि इन दोनों में से ध्यान देना होगा कि वहाँ पर जो है
टेम्परेचर के अनुसार पोटेंशियल का वेरिएशन आपको हेल्प किया जाता है। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बाय चेंज इन टेम्परेचर। और जब आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है इसमें माइनस के रूप में लिख सकते हैं टी d2e अपॉन dt स्क्वायर। वैसे कहीं मार्क देकर प्लस भी दिया जाता है, बात अलग है, लेकिन थॉम्सन कोएफिशिएंट को कहा गया कि ये जीरो, नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हम किस मेटल या सब्सटेंस के लिए थॉम्सन कोएफिशिएंट का मेजर करते हैं। तो इसको जैसे लेट के लिए मान लीजिए कि जीरो कर लिया गया, तो उसमें जो है अब मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, निकल है, कोबाल्ट है, अन्य है, उनके रिस्पेक्ट में अगर ये लेट को जीरो मानते हैं तो और भी है जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है उनको आप पॉजिटिव मान लेते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है जिनमें कि मैग्नेटिक गुण हो नेगेटिव मान लेते हैं। तो आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो आप इसमें डिवीज़न करके थॉम्सन कोएफिशिएंट को नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू के रूप में याद करते हैं। तो ये सब आपको हमने रिवीजन में दिया जो आप पढ़ चुके थे, इनका डिस्कशन हो चुका था। लेकिन आज आप रीड करने जा रहे हैं ऊष्मा। वैसे तो ऊष्मा का भी हमने कुछ न कुछ पॉइंट आपको बता दिया था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो ताप में अंतर के कारण सदैव स्थानांतरित होती है और इसका नेट फ्लो जो होता है हाई टू लो टेम्परेचर होता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि एक से अधिक निकाय आपस में संपर्क में रखे जाएं तो उनमें थर्मल एजिटेशन के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण आदान प्रदान होता रहता है। लेकिन जब सभी निकायों का ताप एक समान हो जाता है तो ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो जाती है, अर्थात दी गई ऊष्मा ली गई ऊष्मा के बराबर हो जाती है। इसको थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। तो हीट के मेजरमेंट को आप देखिए किस तरह से यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। जैसे आप स्टार्ट करते हैं हीट कैपेसिटी के बारे में, हीट कैपेसिटी के बारे में। जब हीट कैपेसिटी का डिस्कशन किया जाता है तो ये ध्यान रखिएगा ऊष्मादायिता। तो कहा गया है कि किसी पदार्थ के निश्चित द्रव्यमान द्वारा उसके ताप में वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस की जाए तो जितनी ऊष्मा या तो वह अवशोषित करता है या उत्सर्जित करता है उसकी मात्रा हीट कैपेसिटी के बराबर होती है। तो यहाँ पर किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा अर्थात यहाँ पर जो क्वांटिटी है मास को वो इंक्लूड कर दिया गया। जो मेन फंक्शन है डिफरेंस बताया गया चेंज इन टेम्परेचर। जैसे आप वाटर ले सकते हैं 40.5 to 15.5, जैसे जल के 14.5 डिग्री सेल्सियस ताप को 15.5 डिग्री सेल्सियस ताप तक उसको गर्म किया जाए तो जल द्वारा धारित ऊष्मा उसकी ऊष्मादायिता कहलाएगी। तो आपने पर्टिकुलर यहाँ पर मास का इंक्लूड नहीं किया और इसमें जो है आपने जो डिस्कशन किया वो सिर्फ जो है टेम्परेचर चेंजेस के बारे में बताया और बताया कि जो ताप में परिवर्तन होगा वो किस तरह से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई सिंबल दे रहे हैं जैसे C = डेल्टा Q बाई डेल्टा T, ये दिया जा रहा है C = डेल्टा Q बाई डेल्टा T ऐसे दिया गया है। तो इसमें ताप में परिवर्तन आप 1 डिग्री सेल्सियस रखिए या 1 केल्विन, डिफरेंस दोनों का इक्वल होता है। यहाँ सिंबल चाहे आप C रखिए चाहे S रखिए, ये आपके ऊपर है, C भी लिख सकते हैं S भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हीट कैपेसिटी जो है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिवॉल्व व्हेन टेम्परेचर ऑफ डेफिनेट अमाउंट चेंजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। चेंजेस है तो आप 1 केल्विन भी बोल सकते हैं, ये रीड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये आपको डिफरेंस दिया और ये बताया गया। मात्रक वगैरह आप याद कर सकते हैं। मात्रक में जैसा कि अभी आपको हमने बताया जूल,
पर डिग्री सेल्सियस आर केल्विन। इस तरह से ऊष्माधारिता की आप चर्चा करते हैं। अलग अलग पदार्थों की ऊष्माधारिता कैपेसिटी अलग अलग होती है। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक जो चर्चा होता है, यहाँ पर आपको याद करना है अलग अलग पदार्थों की ऊष्माधारिता अलग अलग हो सकती है, क्योंकि वो कितना ऊष्मा अवशोषित कर रहा है या अवशोषित कर रहा है ये उसके प्रकृति पर डिपेंड करता है। जबकि ताप में परिवर्तन समान किया जा रहा है और एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी समान रखा जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जो है दूसरा टॉपिक आपको दिया जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसको चाहे आप सी से व्यक्त करिए चाहे ऐसे करिए। तो इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर आप लिखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि S/m या इसको हटा दें ΔQ/m ΔT, ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर द्रव्यमान को प्रत्येकांक दे दिया जाए, किसी भी पदार्थ के प्रत्येकांक द्रव्यमान की जो हीट कैपेसिटी है वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बराबर हो जाती है। क्योंकि m को 1 रखेंगे तो c का मान s के बराबर हो जाएगा। फिर भी ये मेजरमेंट जो है अलग अलग है, मात्रक भी अलग आएगा। जैसे यहाँ पर मात्रक आपने जो लिखा है उसके हिसाब से डायमेंशन देख लीजिए। केल्विन के लिए यहाँ पर डिवाइड ऐसे सिंबल या के भी दे सकते हैं, आर के, इस तरह से के सिंबल भी दे सकते हैं। ये डिफाइन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मात्रक आ रहा है जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस आर केल्विन, तो इन दोनों में मात्रक में अंतर है और इसके मेजरमेंट में भी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी यहाँ पर कहा गया है अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होती है, परंतु एक ही पदार्थ के लिए ये निश्चित होती है। जैसे जल का आप लेंगे तो जल का अगर कोई डेंसिटी एक समान रखें, कोई ताप नियत लेते हैं तो उस पर स्पेसिफिक हीट का मान एक ही होता है। इसमें आप जरूर कह सकते हैं दोनों में अंतर ही पॉइंट है। यहाँ पर एक ही पदार्थ के अलग अलग मास का जो कैपेसिटी है, अमाउंट ऑफ हीट, वो डिफरेंट हो सकती है, जबकि ये एक पदार्थ के लिए अलग अलग नहीं लिया जाएगा। ये एक पदार्थ के लिए डिफरेंट हो सकती है। अगर पदार्थ में जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान ना हो, क्वांटिटी का मान अलग अलग हो, तो ये अलग हो सकता है। जबकि ये एक पदार्थ के लिए एक है, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। इनके मेजरमेंट सामने लिखे हैं। यहाँ पर भी आप इसमें मास को अगर केवल कैंसिल कर दें तो ये डायमेंशन आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। या कह सकते हैं कि यहाँ को यहाँ 0 कर दें तो यहाँ पर L2T-2 थीटा -1 ये प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी को देखा और इनमें डिफरेंस रखकर आप इनमें मान भी ज्ञात कर सकते हैं। वैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप मेजर करते हैं ऊष्मागतिकी के नियम के आधार पर। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जैसे इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पर लेते हैं तो इसे भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा जाए CV, तो हीट एब्जॉर्ब और रिलीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस तरह से हम इसको मेजर कर लेते हैं। तो स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। या आप इसको मेजर करते हैं स्थिर दाब पर, तो यहाँ पर एक स्थिर दाब पर ऐसे ले सकते हैं m ΔT। तो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। अब CV का कोई मान आप डिस्कशन करें तो ये कह सकते हैं कि इसका मान जो है 0 से इनफाइनाइट के बीच कुछ भी आप लिख सकते हैं। नोट कर रहे हैं, जैसे देखिए
TQP को 0 कर दीजिए, CP और CV जो भी आप रीडिंग देंगे वो 0 हो सकता है, यहाँ भी। लेकिन अगर आप चेंज इन टेम्परेचर को 0 रखते हैं तो CV या CP का कोई मान लिखते हैं टेंड्स टू इन्फिनिट, अर्थात विशिष्ट ऊष्माधारिता 0 to इन्फिनिटी बीच ये एग्जिस्ट करती है। वास्तव में 0 और इन्फिनिट तो ये काल्पनिक हो जाता है, लेकिन फिर भी मैथमेटिकल के रूप में आप ऐसा शो कर सकते हैं, क्योंकि किसी पदार्थ को गर्म किया जाए वो पूर्णतः ऊष्मा न ले, कोई पदार्थ पूर्ण ऊष्मा रोधी नहीं होता है, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। या आप ये कहें कि किसी पदार्थ को उसमें ताप में वृद्धि किया जाए, ऊष्मा अवशोषित न करे या उत्सर्जित न करे, ऐसा होता नहीं है। तो अतः ये तो मान तो है, काल्पनिक है, लेकिन एग्जिस्ट बिटवीन 0 to इन्फिनिट आपको आंसर देना होता है। इसी में आप थर्ड लिखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, इस पर चर्चा होती है, जैसे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसमें आप जो m है वो मोल के रूप में शो कर देते हैं, जैसे C डेल्टा Q अपान M डेल्टा T। तो m को आप मोल में ले लीजिए, मोलर मास। तो यहाँ पर जो है ये हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको आप कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऐसे लिखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या कैपिटल C बनाइए, शॉर्ट में CM लिख दीजिए। अब इसके यूनिट वगैरह आप लिखेंगे तो यहाँ पर जूल या कैलोरी पर मोल पर केल्विन और चेंज इन डिग्री सेल्सियस, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ नोट कर सकते हैं। इस हिसाब से इसके डायमेंशन को भी लिखते हैं। तो यहाँ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, हीट कैपेसिटी चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और साथ में ये कह सकते हैं कि किसी एक ही पदार्थ की अलग अलग मास के लिए हीट कैपेसिटी का मान अलग अलग प्राप्त हो सकता है। तो इनमें आपने कोई डिस्कशन देखा, और यहाँ पर हीट का मेजरमेंट हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे आप लेटेंट हीट के रूप में भी देखते हैं, लेटेंट हीट के रूप में जब आप इसको रीड करते हैं तो यहाँ पर लिखा जाता है Q = ml या L = Q/m, जिसे आप जूल पर किलोग्राम आर, कैलोरी पर ग्राम और किलो कैलोरी पर किलोग्राम के रूप में मेजर करते हैं। लेटेंट हीट आप 2 पार्ट में अलग अलग निकालते हैं। एक तो आप मेजर करते हैं लेटेंट हीट फॉर वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। इस तरह से आप अलग अलग यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो है वेपर की स्टेट के लिए मेजर करते हैं या फ्रीजिंग स्टेट के लिए मेजर करते हैं। जैसे वाटर का ही है, बॉइलिंग पॉइंट पर लगभग आप 540 और फ्रीजिंग पॉइंट लगभग आप 0 देते हैं। तो इस तरह से इतना कैलोरी पर ग्राम, या यहाँ पर जो है 80 है, 80 कैलोरी पर ग्राम आप इसको रीड करते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 80 कैलोरी, और यह है 100 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर 80, और ये 540। अब वैसे मान थोड़ा अलग अलग देता है इसको, तो लगभग इनमें कोई चेंजेस रहता है, आप नोट कर सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ हीट आपने देखा किस रूप में दिया गया था। इसमें आपको ये भी बताया जाता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत भी आपको बताया जाता है। तो 2 या 2 से अधिक निकाय यदि तापीय साम्यावस्था में है तो किसी गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा उसी क्षण
शीतल वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होता है। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहते हैं। तो इसमें इस तरह से हम मान लेते हैं कि कोई एक आपने सिस्टम लिया है, जैसे इसको देखिए, इसका अपना कोई मास है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जिसे C1 शायद शो किया गया, अभी आपने लिखा था। इसका कोई इनिशियल टेम्परेचर है, मान लीजिए आपने T1 लिखा है। इसमें किसी ऐसे सब्सटेंस को मिलाया जा रहा है जिसका मास M2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2, टेम्परेचर T2 है। तो अगर इसमें T2 का टेम्परेचर हाई है तो ये ऊष्मा लॉस करेगा और इस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अर्थात हीट गिवन बाय एम्बेडेड बॉडी या हीट लॉस बाय एम्बेडेड बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय लिक्विड। तो इस तरह से यहाँ पर जब आप सॉल्व करते हैं हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है कुछ पॉइंट, जैसे इसमें T2 को आपने लार्ज मान लिया, तो यहाँ पर M2C2 T2 माइनस T टेम्परेचर आप मिक्सचर आप या फाइनल टेम्परेचर आप सिस्टम का मानकर चल रहे हैं। इस तरह से जो इसका गेन हुआ तो M1C1 T1 माइनस T1 ये आप मेजर कर लेते हैं। इसमें सॉल्व करके T की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। जैसे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए M2C2 T2 माइनस M2C2 T M1C1 T माइनस M1C1 T1। तो यहाँ से जब आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो T का आपको एक कॉमन मान मिल जाएगा, जैसे कि M1C1 T1 प्लस M2C2 T2 अपॉन यहाँ पर M1C1 प्लस M2C2। तो टेम्परेचर आप मिक्सचर आप यहाँ से डायरेक्ट याद कर लेते हैं। इसमें भी कहा गया है कि मोल्स की क्वांटिटी यहाँ पर सिमिलर रखा जाए, क्योंकि ये फार्मूला सब पर अप्लाई नहीं होता है इनमें, क्योंकि अलग अलग मोल्स की कॉम्बिनेशन का फार्मूला अलग अलग आता है। तो हम एक कॉमन आपको ऐसे बता रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इन पर डायरेक्ट ये सॉल्व नहीं होते हैं, वहाँ पर भी इसका हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी तो आपको हम यही दे रहे हैं, अगर सेम सिमिलर हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसको हटा दीजिएगा, सेम मास है तो ये हट जाएगा, तो इनमें से सिंपलेस्ट फॉर्म भी बन जाता है। आप हीट की मेजरमेंट को अलग अलग पार्ट में रीड करेंगे। जैसे मेजरमेंट ऑफ हीट का जो डिवाइड टॉपिक होगा वो आप ध्यान दीजिएगा। तो मेजरमेंट ऑफ हीट को जब आप डिवाइड करते हैं तो इसमें कंडक्शन है। मेजरमेंट ऑफ हीट को जब आप रीड करते हैं तो इनमें कंडक्शन है, कंडक्शन की चर्चा होती है। और फिर जब दूसरा आप चर्चा करते हैं कंडक्शन के बाद, तो इसी में रेडिएशन मुख्य है, रेडिएशन की चर्चा होती है। कंडक्शन और रेडिएशन को लेकर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। कन्वेक्शन का कोई विशेष टॉपिक आपको दिया नहीं जाता है तो उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना होगा कि कंडक्शन और रेडिएशन किस तरह से होते हैं और उनमें क्या रिलेशन है, क्या क्या चर्चाएं हैं, उन पर डिस्कशन किया जाता है। तो थर्मल कंडक्शन और रेडिएशन ये दो मेन पार्ट हैं, आप इनको रीड करते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट, लेकिन चैप्टरों में और भी है जो आप पढ़ते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट का मेन पार्ट है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और एंट्रोपी, इस तरह से थर्मल रिलेशन आप रीड करते हैं। तो ये एक लार्ज पार्ट है आपका जो मेन है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स तो आपको पढ़ना है, ये पीजीटी में भी है और ये कह सकते हैं कि जैसी लेक्चरर और एडिट में दोनों पार्ट में है। लेकिन कंडक्शन जो है आपको जीआईसी वाले पार्ट में नहीं दिया गया, हटा दिया गया है, तो उसको रीड नहीं करना है वहाँ पर। तो थर्मोडायनेमिक्स जो मेन पार्ट है और दूसरा आपको रेडिएशन। तो ये ध्यान देना है
कि हम रेडिएशन और थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट पर ज़्यादा ध्यान दें, और एडेड में भी आपको थर्मल कंडक्शन पढ़ना होगा। तो थर्मल कंडक्शन अगर रीड किया जाएगा तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा। हम जीरोथ लॉ की चर्चा पहले भी कर चुके हैं। अगर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया जाएगा तो उसमें जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, लेकिन कंडक्शन अगर आप रीड करते हैं तो कंडक्शन में जो है वेरिएबल स्टेट और यहाँ पर जो है स्टेडी स्टेट, टेम्परेचर ग्रेडियंट या हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्टिंग मटेरियल्स, इस तरह से इसमें चर्चा होता है। जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसका मान कितना है और कैसे लिखा जाता है। तो के ए डेल थीटा बाई डेल जेड इंटू टी। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू कंडक्टिंग सब्सटेंसेज, इस तरह से आप रीड करते हैं, जहाँ के को थर्मल कंडक्शन कोएफिशिएंट और टी को टाइम और इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट और ए को क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। तो इन पर ये मेन टॉपिक होता है और इन पर ये चर्चा होती है कि किस तरह से हीट जो है हम कंडक्टिंग सब्सटेंस में ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ पर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आपको बताया जाता है कि किस तरह से सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कि स्टेडी स्टेट में कहा जाता है कि अगर सीरीज लेते हैं तो H1 = H2। दो अलग अलग पदार्थों में ऊष्मा प्रवाह की दर एक समान होती है, और पैरेलल में अगर हम लेते हैं इनको तो आपस में ऐड कर लिया जाता है। इस तरह से H1 और H2 अगर आप हीट इधर से ट्रांसफ़र करते हैं तो नेट हीट के लिए इनको ऐड कर लिया जाता है। सीरीज में स्टेडी स्टेट में जैसे यहाँ पर हाई टेम्परेचर हीट आप देंगे तो इधर हाई टेम्परेचर, मिड टेम्परेचर और ये लो टेम्परेचर, इस तरह से हम लोग अलग अलग मेजर करके इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आपको हम पहले थर्मोडायनेमिक्स का फंक्शन ले लेंगे, या एक लेक्चर इसमें लगेगा, हीट कंडक्शन पर हम डिस्कशन कर देंगे और फिर उसको कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक आप पहले इनको रीड करते रहें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, ध्यान दीजिएगा। दी गई उष्मा में आप मिस्टेक करते हैं, जैसे कि = ml, तो इस पर आपको चर्चा करना होगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ये ध्यान देना होगा। जैसे ट्रिपल पॉइंट पर भी हम डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पर कोई ग्राफ खींच दिया जाए, तो यहाँ पर जैसे कि आप जो है सब्लिमेशन की बात करते हैं, मेल्टिंग की बात करते हैं, वेपर की बात करते हैं, तीनों का जॉइंट पॉइंट आप ट्रिपल पॉइंट आप टेम्परेचर कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर है वाष्पन, अर्थात द्रव का जो है वाष्प में परिवर्तित होना, यहाँ पर गलन ठोस का द्रव में बदलना, सब्लिमेशन ठोस का सीधे वाष्प में आना, तीनों का ये जॉइंट पॉइंट कोई होता है जिस पर हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर करते हैं, और इसके आधार पर हम चर्चा करते हैं। इस पर भी डिस्कशन होता है, और अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। जैसे आप CO2 के लिए लेते हैं तो ये मान अलग बताया जाता है, लगभग -56 के आसपास, लेकिन अगर यहीं वाटर के लिए लेते हैं तो ये मान जो है 273.16 लिखा जाता है। तो ये अलग अलग टेम्परेचर की वैल्यू, इस पर चर्चा होती है, इसको आपको ध्यान देना होगा। ये भी डिस्कशन होता है कि वाष्प और गैस या वेपर और गैस क्या दोनों की एक ही पोजीशन है, दोनों एक ही नाम है या अलग अलग है, या इनमें क्या डिफरेंस है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे कहा जाता है कि वेपर जो है किसी द्रव के लिए क्वथनांक ताप के बाद जो उसकी गैसीय अवस्था है वो वेपर या वाष्प कहलाती है। वाष्प को हम किसी भी ताप पर उसको द्रवित कर सकते हैं, जबकि गैसों का क्रांतिक ताप से ऊपर ताप देने पर उनको द्रवित नहीं किया जा सकता है। तो ये सब ऐसे पॉइंट हैं जो आपको पढ़ना चाहिए।
या हम कुछ ऐसे पदार्थ लेते हैं जिन पर दाब देने पर क्वथनांक बढ़ता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं दाब देने से क्वथनांक घटता है। जैसे हम उन पदार्थों की चर्चा करें जिनका आयतन पिघलने पर कम होता है तो दाब देने पर उनका क्वथनांक कम हो जाता है, लेकिन हम उन पदार्थों की चर्चा करें जिन पर पिघलने पर आयतन बढ़ता है, दाब देने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इस तरह से जैसे पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर दाब घटता है तो वहाँ पर क्वथनांक भी घट जाता है। अर्थात दाब का प्रभाव क्वथनांक पर ही चर्चा होता है, इनको याद रखना चाहिए। हमने जल का बताया, जैसे बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन बर्फ के आयतन से कम हो जाता है। अर्थात अगर हम बर्फ पर दाब बढ़ा दें तो उसका क्वथनांक घट जाएगा, जबकि मोम के लिए कहा जाए तो उस पर दाब बढ़ा दें तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, या आयरन के लिए कहा जाए दाब बढ़ा दिया जाए तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो ऐसे जो रटने वाले पॉइंट्स हैं उनको आप तैयार करिए और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करें।